जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएं हमसे। मेरी आवाज सबको, मेरा वॉइस सबको पहुंच रहा है? अगर आवाज मेरी पहुंच रही हो तो कृपया मुझे यस लिखकर बताएं। ओके, शैलेश गुप्ता जी, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ओके, देखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की क्लास आज मैं आप सबकी शुरू कर रहा हूं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को जानने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत जरूरी है। और ये जो बेसिक जो बातें हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर इनकी जानकारी आपके पास नहीं होगी तो बायोटेक्नोलॉजी जब मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना तो शायद आप लोगों को असुविधा होगी। और आशा करते हैं कि जिन बेसिक टेक्नोलॉजीज की बात करूंगा वो आप सबको जरूर आता होगा या आपने पढ़ लिया होगा। तो आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग चर्चा करते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे चर्चा करते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी बेटा, एक मिनट। इसका ओके, आइए, चूंकि टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी, ऑनलाइन क्लासेस में ये असुविधा 2-1 मिनट के लिए हो जाती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे मैं ये जानता हूं कि आप सब जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग सेल के बारे में जानते होंगे। सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में जानते होंगे। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके बारे में जानते होंगे। साथ में क्लोरोप्लास्ट और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल होता क्या है आप सबको पता होगा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और इसी सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स। इन सब की चर्चा न करते हुए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सेल है तो सेल के अंदर बेटा जो एक और स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाया जाता है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा, अब यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा
पाया जाता है क्रोमेटीन मटेरियल्स। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन मटेरियल पाया जाता है। ये जो क्रोमेटीन मटेरियल जो होता है ये गुच्छे की तरह उलझा हुआ होता है। तो जो ये क्रोमेटीन मटेरियल होता है, इस क्रोमेटीन मटेरियल जो होता है, ये क्रोमेटीन मटेरियल किसका बना होता है? ये क्रोमेटीन मटेरियल ये क्रोमोसोम का बना होता है बेटा। किसका बना होता है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का। ये सब आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। क्रोमेटीन मटेरियल किसका बना होता है? क्रोमोसोम का बना होता है। और क्रोमोसोम का ये गुच्छा होता है। क्रोमोसोम बहुत सारा उलझा हुआ होता है। जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन जब होता है, तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने शुरू हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये क्रोमोसोम है क्या? तो आइए इस पर हम लोग आते हैं। देखिए, अगर क्रोमोसोम की बात की जाए, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि क्रोमोसोम एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होते क्या है? ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो पेरेंट्स के यानी माता पिता के हेरिडिटरी कैरेक्टर्स यानी आनुवांशिक लक्षणों को उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो जिस मटेरियल्स के द्वारा, जिस पदार्थ के द्वारा माता पिता के आनुवांशिक लक्षण उनके बच्चों में आते हैं, उसे कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो जो ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो है बेटा, ये एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। कैसे आनुवांशिक पदार्थ होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम जो होता है ये बना किससे होता है? ये बना होता है बेटा डीएनए और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। कभी कभी आपके प्रीलिम्स में, खासकर यूपी पीसीएस में आपके एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने किया है? क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर, बेटा स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम की खोज किया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि क्रोमोसोम नाम किसने रखा, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि नाम कोई और रखता है, खोजता कोई और है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के घर में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो मान लीजिए किसी का पैदा हुआ, नाम रख दिया किसी और ने। उसी तरीके से क्रोमोसोम की बात होती है। तो क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर एंड क्रोमोसोम टर्म वाज गिवन बाय, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्रोमोसोम टर्म वाज गिवन बाय वाल्डेयर। किसने किया था बेटा? वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी किया था। क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर। तो क्रोमोसोम जो होता है बेटा, ये किससे मिलकर बना होता है? ये बात आप याद रखना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीन होता है हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बना होता है। परेशान मत होना, मैं डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसको भी पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आपको डीएनए और आरएनए के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाया, अब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। यूपीएससी का सबसे बर्निंग चैप्टर अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद जो मैं अगला शुरू करूंगा वो होगा।
तो ये आपका इन चैप्टर्स पे पूरा का पूरा कमांड होना बहुत आवश्यक है। अगर आप मुख्य परीक्षा मेंस के एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और ये मेरी क्लास जो मैं आपको ले रहा हूं, ये क्लास आपको हर पल याद आएगा कि सर ने जो पढ़ाया था वही सटीक क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा मैं तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स मानकर चल ही नहीं रहा हूं, आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप मेंस भी लिखने लायक हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा का भी आंसर राइटिंग करने लायक हो जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बच्चे बहुत दूर दूर तक उसको देखते नहीं है, छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है वो चीजें, लेकिन इसको इतनी आसानी से बताऊंगा कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप सबको प्यार हो जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी जानने से पहले हमें इन बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि डीएनए कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गया? तो देखो बेटा, तो ये जो क्रोमोसोम के बारे में मैंने बताया कि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो ये डीएनए होता क्या है? डीएनए है क्या? तो डीएनए का मतलब होता है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है बेटा ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है ये याद रखना, डीएनए हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना, यानी डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिकल, द्विकुंडलित संरचना होता है। ये तो आप सभी जानते ही जानते हैं, लेकिन बेटा प्रश्न यहां से यूपीएससी में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? अगर यूपीएससी प्रश्न पूछता है तो यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगा कि वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है। आप सब में से किसी को पता है कि जिसने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है उसका क्या नाम है? जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है उसका क्या नाम है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है उसका क्या नाम है? नहीं मेरे बच्चे, आरएनए दूसरी चीज होती है। आरएनए आरएनए नहीं 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 नहीं, सभी लोग गलत हो, सब लोग गलत हो। सोच लो कि क्या किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब कि आपको नहीं पता। लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। देखिए डीएनए जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? उस एक्सेप्शन का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, 5x174 कोलीफेज वायरस। 5x174 कोलीफेज वायरस ये एक ऐसा वायरस होता है जो अपने पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है बेटा। ये डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए जो होता है ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन एक अपवाद है 5x174 कोलीफेज वायरस। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, डबल हेलिकल। आप सभी लोग देख रहे होंगे ये संरचना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का जो डबल हेलिकल होता है और दोनों सब एक दूसरे से ऐंठे हुए होते हैं। और इन्हीं में ये देखो, ये जो डीएनए होता है ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस रखता है, 4 नाइट्रोजनस बेस रखता है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, 4 नाइट्रोजनस बेस रखता है। वो 4 नाइट्रोजनस बेस क्या है? उनका नाम है एडेनिन, उनका नाम है गुआनिन, उनका नाम है साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा,
एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा होता है, और जो साइटोसिन होता है ये हमेशा साइटोसिन गुएनिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एडेनिन ऑलवेज थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और साइटोसिन ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है बेटा। अब देखो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। दिस इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए। ये क्या है? डीएनए का बैकबोन है। अगर ये बॉन्ड ना रहे, बॉन्ड टूट जाए, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गया? तो डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना होता है, जिसे प्यूरिन और पिरिमिडिन में बांटा गया है। प्यूरिन जो होता है एडेनिन और गुआनिन में बटा होता है, और पिरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन में बटा होता है। ये क्षार होते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, यहीं से बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है बेटा। अब ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 प्रकार के क्षार होते हैं डीएनए में, और जो डीएनए होता है ये एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा रहता है, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से, और ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। दिस इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में एडेनिन थाइमिन से जुड़ा रहता है, गुएनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा रहता है, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा रहता है, गुएनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर में जुड़ा होता है। तो दिस इज द डीएनए। ये आपका डीएनए होता है। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, ये डीएनए में जो एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। टीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएनए में जो थाइमिन की जगह जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, ये नाइट्रोजन युक्त क्षार क्या है? वो है यूरेसिल बेटा। तो ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये मिलकर बेटा जेनेटिक कोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेनेटिक कोड बनाते हैं। तो जेनेटिक कोड को जानने से पहले हमें आरएनए के बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए आरएनए क्या होता है? आरएनए जो है इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए इज आल्सो, आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है बेटा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल बेटा, जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कैसे प्रूफ किया गया था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है? आपको मालूम होना चाहिए आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है इसलिए कि टोबैको मोज़ेक वायरस पे, तंबाकू की पत्ती पर जो वायरस पाया जाता है जिसे टीएमवी कहते हैं, उस टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा ये जेनेटिक मटेरियल सिद्ध किया गया था। तो जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी एक अपवाद है बेटा, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी अपवाद है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। डबल स्ट्रैंडेड आप लोग सुन रहे होंगे, डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है वो होता है रियो वायरस। रियो वायरस होता है। एक और होता है जिसको बोला जाता है वुंड ट्यूमर वायरस। वुंड ट्यूमर वायरस ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा आरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रखता है। तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रखने वाला जो होता है वो है रियो वायरस आरएनए, और वुंड ट्यूमर वायरस जो है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रखता है बेटा। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, टीएमवी से प्रूफ किया गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है इसे। ये जो आरएनए होता है बेटा ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है जिसे कहा जाता है एमआरएनए, एक होता है जिसे कहा जाता है आरआरएनए, एक होता है जिसे कहा जाता है टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। क्वेश्चन ये जनरेट होगा यहां
कि जो ये आरएनए होते हैं ये क्या फंक्शन करते हैं। तो आरएनए जो होते हैं बेटा, आरएनए हेल्प्स प्रोटीन सिंथेसिस। ये किस में मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा आरएनए की। और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है, आरएनए में जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है, ये जो आरएनए है इसमें जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, नाइट्रोजिनस जो बेस होता है, ये होता है आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और बेटा थाइमिन की जगह यहां पाया जाता है यूरेसिल। तो ये आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन को सी से, एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से और थाइमिन को यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से लिखा जाता है। तो ये नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं और यही सारे क्षार जो जितने भी बेस हैं, क्षार हैं, ये आपको जेनेटिक कोड बनाते हैं। जेनेटिक कोड बनाते हैं। ये जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड होता है किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को बताने वाला जो कोड है, रियल आइडेंटिटी को जो प्रेजेंट करता है। जैसे अगर ये कोड रहेगा तो आपका पता चल जाएगा कि आप किसके पुत्र हैं, मतलब आपके माता पिता कौन है, रियल आइडेंटिटी के बारे में बताता है। तो ये जेनेटिक कोड बनाता है। जेनेटिक कोड कैसे बनता है? जैसे AUC, TCA, UAG। ये जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट में होते हैं, 3-3 की संख्या में होते हैं बेटा, 3-3 की संख्या में होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, कॉमा लेस होते हैं, इनमें कॉमा नहीं लगा होता। ये यूनिवर्सल होते हैं। ब्रह्म सत्य है कि अगर कोई भी जीवधारी इस पृथ्वी पर पाया जाएगा तो उसके शरीर में जेनेटिक कोड अवश्य पाया जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गया। तो जो क्रोमोजोम है, एक बार और रिपीट करता हूं, जो क्रोमोजोम है ये एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गया। क्रोमोजोम बनता किससे है? क्रोमोजोम है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रखता है। एक अपवाद है 5x174 कोलीफेज वायरस। डीएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बना होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और जो डीएनए होता है ये पाया कहां जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूपीएससी और पीसीएस दोनों में पूछा गया है। तो एक तो आप जानते होंगे कि डीएनए जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। मुझे आप लोग जो लोग सुन रहे हैं कृपया हमें यह बताएं कि डीएनए सेल के अंदर कहां पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है? जल्दी से उनका नाम बताएं, जल्दी से, हरियप। मैं भी जानूं कि आप लोग जनरल साइंस पढ़े हुए हैं, बायोलॉजी आप लोग पढ़े हैं, तो कृपया करके इसका उत्तर दें। सृष्टि सिंह माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियस। चलिए आपने बताया और प्रेजेंट, सॉरी चैट ऑफ, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम सेल मेम्ब्रेन। कोई एक तो बता दो करेक्ट आंसर, कोई एक करेक्ट आंसर बताओ बेटा। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, 100 बच्चे लगभग देख रहे हैं, मेरी क्लासेस को सुन रहे हैं कम से कम। हाँ, स्नेहा केशरी, स्नेहा केशरी एक बच्ची है जिसने बहुत ही शानदार उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई बेटा स्नेहा केशरी। जो डीएनए होता है, मैं आंसर बता देता हूं, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और साथ में क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो डीएनए है बेटा, ये डीएनए जो है ये आपके सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेटा एग्जामिनेशन में। जिसने भी बताया है, बहुत सारे लोग न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे थे। करिश्मा पटेल आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी सही आंसर दिया बेटा। तो जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है बधाई के पात्र हैं। तो बेटा ये डीएनए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों जगहों पे पाया जाता है। ठीक है ना बेटा?
तो इसी डीएनए आरएनए में जो ये नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो जेनेटिक कोड बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, इन्हीं डीएनए पर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इन्हीं डीएनए पर जीन पाया जाता है। और ये जीन जो होता है, ये हमारी जो जेनेटिक हेरिडिटरी कैरेक्टर है, जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के, वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कराने में मदद करता है। तो जीन जो है, जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कहा जाता है कि आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन है? वो है आपका जीन। जीन जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन है, ये सभी के सभी क्या हैं? ऑल आर द जेनेटिक मटेरियल, ऑल आर द जेनेटिक मटेरियल। ये सभी क्या हैं? ये जेनेटिक मटेरियल कहे जाते हैं। तो अब आते हैं बेटा अपने विषय की तरफ। अब आते हैं हम लोग अपने बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। इतनी बातें जो बताई गई हैं, इनकी जरूरत आपको बायोटेक्नोलॉजी में बार बार पड़ेगा। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। जाहिर सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी को दो भागों में बांट दीजिए। बायोटेक्नोलॉजी को अगर दो भागों में बांटते हैं तो एक होता है बायो और एक होता है टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग बींग्स या जीवधारी, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, यानी कि जीवधारियों के अंदर ऐसी तकनीक विकसित किया जाए जो मानव सभ्यता को, मानव समाज के लिए बेहतर हो और पर्यावरण को भी संरक्षित करे। जो मानव के लिए भी बेहतर हो और पर्यावरण के लिए भी, पर्यावरण को भी संरक्षित करे, ऐसी तकनीक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब जो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, जैसे देखो बेटा हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं आनुवांशिक, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा इस बात को, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने की तकनीक खोजी जाती है। पहली चीज, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आनुवांशिक बीमारियों, जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने की तकनीक खोजी जाती है। तो आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने की तकनीक जिसमें खोजी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। इतना ही नहीं, आनुवांशिक गुणों में बहुत तेजी से एक विकास करना, आनुवांशिक गुणों में मतलब अपनी इच्छानुसार आनुवांशिक गुणों में सुधार करने की तकनीकी। दूसरा, अपनी इच्छानुसार आनुवांशिक गुणों में सुधार करने की तकनीकी। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा हम आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करते हैं, एक ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा हम आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करते हैं और किसी भी जीवधारी के आनुवांशिक गुणों में सुधार करते हैं, ऐसी तकनीकी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? अब बायोटेक्नोलॉजी जो है ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाणु और विषाणु, बात को समझिएगा, जीव जंतु जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, बायोटेक्नोलॉजी में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में
बायोटेक्नोलॉजी में जीव जंतु, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का प्रयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया और वायरस, इन सब का प्रयोग किया जाता है और इन सब का प्रयोग करके मानव और पर्यावरण को बेहतर एवं आसान बनाया जाता है। इन सब का प्रयोग करके मानव और पर्यावरण को बेहतर और आसान बनाते हैं। तो एक ऐसी तकनीकी जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया और वायरस का प्रयोग करके मानव समाज के लिए और पर्यावरण के लिए हम एक आसान व्यवस्था स्थापित करते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। तो जिस तकनीकी के द्वारा हमें ये प्राप्त होता है उसे हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? अब ये जो जैव प्रौद्योगिकी है बेटा, ये बहुत सारे सेक्टर में काम करता है और उन्हीं सेक्टर्स के नाम पर इनका नाम रखा गया है। जैसे अगर चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में डे बाय डे आप उन्नत देख रहे होंगे। जब से कोरोना नामक एक पैंडेमिक महामारी आया है, कोविड-19 नामक जो बीमारी आई है, उसके पहले भारत की स्थिति क्या थी और आज भारत की स्थिति क्या है। हमारे देश में पीपीई किट नहीं बनता था, हमारे देश में वेंटिलेटर का अभाव था, हमारे देश में प्रॉपर मास्क नहीं मिलता था, हमारे देश में जब समय आया तो ऑक्सीजन की वास्तविक स्थिति का पता चल गया। तो डे बाय डे इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारे देश के वैज्ञानिकों को उत्साहित किया और उस उत्साह का नतीजा रहा कि विद इन ईयर हमारे देश में पीपीई किट बनने लगा, वेंटिलेटर बनने लगे, मास्क बेहतर उत्पादन होने लगा मास्क का। साथ ही साथ मास्क के साथ साथ हम लोग वैक्सीन को भी बनाए हैं, वैक्सीन की तैयारी किए हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन होना शुरू हो गया। आखिर ये सब तकनीकी जो विकसित हुई है चिकित्सा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तो हुई है। तो जिसके द्वारा यह संभव हुआ है उसे रेड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं बेटा? रेड बायोटेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? इसी तरीके से यह तो हो गया चिकित्सा के क्षेत्र की बात। इसी तरीके से हम लोग समुद्र में भी अपना प्रयोग कर रहे हैं। सामुद्रिक क्षेत्रों में समुद्र का पर्यावरण डे बाय डे आप देख रहे हैं बिगड़ रहा है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में कोरल रीफ्स पढ़ा होगा, आप देख रहे होंगे कोरल रीफ्स जो हैं डे बाय डे समाप्त हो रहे हैं। कोरल रीफ्स क्या कहलाता है? समुद्र का वर्षावन कहते हैं कोरल रीफ्स को, जो समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को यानी इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो जब वो समाप्त कैसे हो रहा है? समाप्त हो रहा है हम लोग जो मानवीय जो क्रियाकलाप, जो अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग उसमें बहा रहे हैं समुद्र में, उसकी वजह से उस समुद्र के अंदर गर्मी बढ़ रही है और सामुद्रिक परितंत्र डिस्टर्ब हो रहा है। तो सामुद्रिक इकोसिस्टम यानी ओशन इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए या वहां कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं या वहां को विकसित करने के लिए जो तकनीकी इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा, उसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लू बायोटेक कहते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई जो ऑपरेशन करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं ना कहीं बनते होंगे, दवाइयां कहीं ना कहीं बन रही होंगी, पीपीई किट, वेंटिलेटर कहीं ना कहीं बन रहा होगा, तो किसी न किसी उद्योग में बन रहा है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो उद्योगों के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कार्य हो रहा है उसे व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है।
ऐसे बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीकी है, जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीकी है जो जीवों के अंदर डे बाय डे सुधार कर रहा है और मानव के लिए सुविधाएं आसान बना रहा है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग वाला क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरणीय क्षेत्र हो, चाहे वो सामुद्रिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वो बायोटेक्नोलॉजी अपना हस्तक्षेप अवश्य किया हुआ है। इसलिए किया है ताकि मानव का विकास हो सके, मानव सभ्यता का विकास हो सके, मानव का कार्य आसान हो सके और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत तो बहुत 3000 साल पहले हो चुका था। कैसे हुआ था? दूध से दही बनने की विधि क्या आज इजाद की गई है? दूध से दही बनता है तो किसके द्वारा बनता है? एक बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। जो दूध से दही का जो निर्माण होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस। 3000 ईसा पूर्व, 3000 साल पहले दूध से दही बनाने की विधि खोज ली गई थी। क्या लगता है आपको कि शराब आज बनाया जा रहा है? ये मदिरा बनाने का जो श्रेय था बहुत पहले, 3000 साल पहले मदिरा बनाया जाता था। इन सबको बनाने में बैक्टीरियाज का रोल होता है। यानी कि जब किसी जैविक उत्पाद में बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि का प्रयोग करके उसको मानव के लिए तैयार किया जाए या उसको मानव उपयोग के लिए तैयार किया जाए जिस तकनीकी के द्वारा, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये तो एक भूमिका आपको बताया गया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी में क्रोमोसोम की जरूरत क्यों पड़ेगी, डीएनए, आरएनए, क्या कहते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, इनके बारे में आपको बताया गया। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी में आनुवांशिक बीमारियों को ठीक किया जाता है, आनुवांशिक गुणों में अपनी इच्छानुसार सुधार किया जाता है, यह सब बताया गया। अभी तो बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है बेटा। आशा करते हैं अभी तक जितनी बातें बताई गई आप सबको समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है? जरा एक बार आप हमें स्पष्ट करें। गुड। हाँ, फर्मेंटेशन, किड़वन कहते हैं उसे बेटा, फर्मेंटेशन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग लग रहा है बड़े ध्यान से आप लोग सुन रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महादेव की नगरी में ओके, चलिए, धन्यवाद दीपशिखा जी, समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका, अब आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं मैं। देखिए आप सबके सामने ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये पिक्चर आप सब देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन? बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी यानी एक ऐसा तकनीक है, जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम जीवित जीवों का, लाइव ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं और लाइव ऑर्गेनिज्म में उत्पन्न होने वाले एंजाइम्स का उपयोग करते हैं। तो उस प्रोसेस को जो मानव के लिए उपयोगी हो, उस तकनीकी को बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सभी लोग देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीवित जीवों का, जीवित जीवधारियों का प्रयोग करते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले एंजाइम का प्रयोग करते हैं और उससे बने हुए प्रोडक्ट को मानव के लिए बनाते हैं, मानव के लिए उपयोगी बनाते हैं। तो ऐसी तकनीक को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? देखिए बायोटेक्नोलॉजी ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था। देखिए लिखा हुआ है
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का। वो क्या डेफिनेशन दिया है उसको देख लीजिए। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो यूरोपियन प्रौद्योगिकी संघ ने जो डेफिनेशन दिया है बेटा, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यह बात कहा है कि कोशिकाओं, अंगों, आणविक प्रतिरूपों, जीवों तथा प्राकृतिक विज्ञान का समायोजन नए उत्पाद व सेवाओं हेतु करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। कह रहा है कोशिकाओं का उपयोग, अंगों का, आणविक प्रतिरूपों का, जीवों का, प्राकृतिक विज्ञान का, इन सभी का समायोजन करके एक नया उत्पाद बनाया जाए और उनको मानव सेवा के लिए तैयार किया जाए तो वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान एंड ऑर्गेनिज्म, अंगों का, कोशिकाओं का, पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ, और उनके अंगों का और उनके पार्ट्स का समायोजन क्या कहलाता है, और जो उनके सेवा के लिए बनाया जाए कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि कोशिकाओं, अंगों, प्राकृतिक विज्ञान, इन सब उत्पादों से जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो मानव सेवा के लिए जो उत्पाद हम बनाते हैं जिस तकनीकी के द्वारा, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए, अब बायोटेक्नोलॉजी कहां कहां हम लोग इसको डील करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहां कहां करते हैं हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का। अभी मैंने बताया कि दूध से दही बनाने में, शराब बनाने में, सिरका बनाने में, मेडिसिन के क्षेत्र में, बहुत सारे सेक्टर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी है ये किस सेक्टर में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ, देखिए, माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस, माइक्रोब्स की मदद से जो जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो है कर्ड, ब्रेड और वाइन। कर्ड यानी दही, ब्रेड यानी जो रोटी का टुकड़ा, रोटी जो होता है, और वाइन यानी शराब। कर्ड को, ब्रेड को और वाइन को माइक्रोब्स की मदद से तैयार किया जाता है। तो जिस तकनीकी के द्वारा तैयार करते हैं बेटा, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। प्रश्न ये उठता है बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? थोड़ा सा मैं इसको बताने से पहले आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। देखो बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को आप चाहें तो एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसको चाहें तो आप एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, आजकल जो बहुत सारे हमारे रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी जो जीवन शैली में जो बदलाव आया है, उस रहन सहन, खान पान और जीवन शैली में बदलाव की वजह से आज जो युवा पीढ़ी है, वैवाहिक विवाह होने के बाद कई वर्षों तक उन्हें बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है। आप लोग ऐसा सुनते होंगे। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप सेलिब्रिटीज हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि हम बेबी कंसीव करें अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए भी आप अलग तरीके से बेबी बॉर्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ी। आइए देखते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता कैसा है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये मेल है
और ये फीमेल है। किन्हीं कारणवश ये दोनों आपस में जब इनके स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूजन करते हैं तो फ्यूज नहीं होते, जाइगोट नहीं बनाते, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता, जिससे इस मां के गर्भ में बच्चा तैयार नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से टेस्ट ट्यूब बेबी को बॉर्न करने का एक तरीका खोजा। इन्होंने क्या किया कि जो मेल की बॉडी में पाया जाता है स्पर्म, ध्यान देना, और फीमेल की बॉडी में पाया जाता है ओवम। तो जो मेल की बॉडी में स्पर्म और फीमेल की बॉडी में जो ओवम पाया जाता है, इसको एक लेबोरेटरी में एक ट्यूब के अंदर इस स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है और इस ओवम को रखा जाता है। याद रखिएगा, जो स्पर्म होता है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि स्पर्म शरीर में किस तापमान पर जीवित रहता है, तो ऐसा नहीं है कि मानव के शरीर का जो तापमान होता है कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस नहीं, उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पे होता है। आई बात समझ में? तो 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पे होता है, वही तापमान यहां मेंटेन किया जाता है इस लेबोरेटरी में। तो मेल की बॉडी में स्पर्म पलता है, फीमेल की बॉडी में ओवम पलता है। इन दोनों को निकालकर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रखा जाता है। जो टेम्परेचर, इसको उचित टेम्परेचर देना होता है, वो उचित टेम्परेचर इसको दिया जाता है। अब इनको फ्यूजन कराने के लिए लाइट इलेक्ट्रिक रेज, हल्की विद्युत की किरणों की बौछार की जाती है। उसके बाद क्या होता है बेटा कि ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूजन की जो अवधि होती है, जो टाइम होता है, अगर 72 घंटे के अंदर स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज कर गए तब तो ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं किया तो फिर से प्रोसेस को नए तरीके से शुरू किया जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, पहले भी पढ़ा था बेटा आपने? हाँ, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में भी बेटा आएगा ये। चलो, याद है आप लोगों को। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, Cas9 भी पढ़ाऊंगा बेटा, क्रिस्पर Cas9 बताऊंगा। जीन एडिटिंग में इसका उपयोग होता है बेटा, पढ़ाया जाएगा। ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेटा, आपको एकदम पढ़ाऊंगा। अभी बता दें सीमा मल्हान mRNA वैक्सीन के बारे में, अभी नहीं बताया जाएगा। वैक्सीनेशन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी जो बताया जा रहा है उसको सीखें। आगे बढ़ें। धन्यवाद अतुल कुमार जी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर चल रहा हूं बेटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोग पढ़ने के लिए दिल्ली तक भी आते हैं तो संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब इसको बहुत ईमानदारी से पढ़ें। और धन्यवाद दें आप अपने वाराणसी मंडल के अधिकारी लोगों को, जो रुपेंद्र सर हो गए और अन्य लोग हो गए। धन्यवाद दीजिए अभ्युदय योजना को कि आपको इतनी बेहतरीन सुविधा मुखर्जी नगर में रहकर आपको प्रोवाइड की जा रही है। मैं मुखर्जी नगर से आप लोग को क्लास ले रहा हूं। ये आप लोग को सोचना चाहिए, बहुत ईमानदारी से आप लोग पढ़िए और वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरत है। ठीक है, पूरी ईमानदारी से क्लास को करिए। ध्यान दीजिए। तो ये लाइट इलेक्ट्रिक रेज, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। अगर फ्यूजन हो गया तो बेटा क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ध्यान देना बेटा, ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट, अगर ये फीमेल ठीक है तो ये जाइगोट इस फीमेल की बॉडी के अंदर भी इंसर्ट किया जा सकता है, इस फीमेल की बॉडी के अंदर भी डाला जा सकता है। लेकिन यदि ये फीमेल कंसीव करने लायक नहीं है, यानी जाइगोट को संभालने लायक नहीं है, तो ये जाइगोट क्या किया जाता है? किसी
थर्ड फीमेल, किसी थर्ड फीमेल के यूटेरस में इसको इंसर्ट कर देते हैं बेटा। तो किसी थर्ड फीमेल के यूटेरस में जब इसको इंसर्ट कर देते हैं, तो जिस थर्ड फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट करते हैं, दिस इज द सरोगेट मदर, इसे बोलते हैं सरोगेट मदर। और जो प्रोसेस होता है बेटा उसे सेरोगेसी कहते हैं। देखो आपको यह भी पता चल गया, यह भी आपको बायोटेक्नोलॉजी में यह भी आपको पढ़ना है बेटा। तो ये तो थर्ड फीमेल जो है ये सरोगेट मदर हो गई, और जो प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरोगेसी। अब देखो एक नॉर्मल बेबी जैसे बॉर्न होता है अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी से नॉर्मल बेबी बॉर्न होता है एक फीमेल की बॉडी से, उसी तरीके से इस फीमेल की बॉडी से नॉर्मल बेबी बॉर्न होगा। लेकिन जो बेबी बॉर्न होगा ना बेटा, उसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो बॉर्न हो रहा है बेटा, ये टेस्ट ट्यूब बेबी किसकी देन है? ये बायोटेक्नोलॉजी की देन है कि आज टेस्ट ट्यूब बेबी का भी प्रावधान आ गया है कि अगर कोई भी मेल एंड फीमेल अगर बेबी बॉर्न नहीं कर पा रहा है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा है, बेबी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी बच्चा पैदा कराने का एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी विकसित किया गया है, जिससे जो रूढ़िवादी लोग, जो गलत तरीके के लोग, समाज के लोग हैं कि बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है तो उसको समाज में तमाम तरह की उलाहना, तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, उन सब का समाधान खोजा जा चुका है टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं वो एक लेबोरेटरी में कंप्लीट हो रहा है, एक लैब में कंप्लीट हो रहा है, यानी बॉडी से बाहर वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। जब कोई भी ऐसा फ्यूजन, कोई भी ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जब बॉडी से बाहर होता है तो उसे बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब यही प्रोसेस किसी मां के शरीर के अंदर होता है तो उसे बोला जाता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो आशा करते हैं कि यह बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो तैयार होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा, ये यही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है बेटा। ये बात सबको क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया बेटा? हाँ, मोहम्मद सामी, बड़ा अच्छा नाम भाई, बड़े मेरे फेवरेट बॉलर हैं मोहम्मद सामी जी। इसे हिंदी में लिखकर बताएं क्या चीज हिंदी में? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हिंदी में लिख लो, देवनागरी लिपि में। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी बेटा कि जिसको हिंदी में नहीं लिखा जा सकता है पूरा। आज तो मैंने आप लोगों को थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाने का प्रयास किया कि पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है बेटा, 4-5 घंटे की क्लास लेकर आता हूं, फिर आप लोगों की क्लास लेना होता है, पीपीटी वगैरह तैयार कराए हैं, तब आप लोगों को दिखा रहे हैं। डॉली फर्स्ट शिप थी? नहीं, क्या डॉली फर्स्ट शिप थी आशीष राज? डॉली बेटा ये अभी क्लोन कहाँ पढ़ाया जा रहा है कि क्लोन, जब क्लोन पढ़ाएंगे तब ना डॉली बताएंगे। बताया था उस समय जब मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास 2 दिन की हुई थी, तो उस टाइम मैंने बताया था कि क्लोन में सबसे पहले डॉली थी, यान विल्मुट नामक साइंटिस्ट ने इसे खोजा था। बताया जाएगा, ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। धन्यवाद संदीप भारतीय जी, धन्यवाद। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। केशव लक्सर जी को मैनेजमेंट कृपया बताएं कि ये जानना चाहते हैं कि कितने लेक्चर लगेंगे। केशव लक्सर जी को बताया जाए कृपया मैनेजमेंट। एक से एक प्रश्न पूछते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सोनम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभी नहीं, अभी मुखर्जी नगर में, अभी जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए। चलिए, क्लियर हो रहा है सब? बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं केशव लक्ष्यर जी, ये मैनेजमेंट का विषय है, मैं फैकल्टी हूं बेटा, मैं जो काम कर रहा हूं बस उसी में इंटरेस्ट रखिए।
नाराज आपसे कहूंगी, आप हमारे प्रिय बच्चे हैं, आपको ईश्वर सफलता प्रदान करे। नाराज मैं नहीं होता हूं बेटा। क्वेश्चन पूछिए, पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगती है बेटा, बड़ी मेहनत लगती है। बजट, सिकंदर गुप्ता जी, इसका बजट आपको एक बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जहां होता है इंदिरा आईवीएफ के सेंटर पे जाके एक बार आप वहां पता करें तो शायद वहां पता चल जाएगा बेटा। जेनेटिक्स भी बताओगे सर? जेनेटिक्स आप लोग पढ़ लिए होंगे ना, फिर बता दिया जाएगा अगर नहीं क्लियर होगा तो। साइंस अब तेज हो जाएगा। चंदेश्वर मिश्रा, एकदम परेशान ना हो। हाँ धन्यवाद सोनम जी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं हम लोग मेन देखिए, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बता रहा था बायोटेक्नोलॉजी की देन है, जिससे टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम तैयार किया गया है। अब जो सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन, ये जो सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन है, जीन का संश्लेषण, जीन को तैयार करना और जीन को उपयोग करना, जीन को तैयार करना और जीन का उपयोग करना भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा है। थोड़ा सा समझो मेरे बच्चों, देखो समझने पे थोड़ा देखो, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहां उस जगह पर जाकर आप फैक्ट वगैरह अपने आप तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फैक्ट याद नहीं होता। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, समुद्र तैयार करो, अपने आप नदियां उसमें समाहित हो जाएंगी मेरे बच्चों। तो सामुद्रिक चीजों को तैयार करो, और बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई जा रही हैं, इसको ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूं कि जीन का सिंथेसिस भी होता है और जीन का यूज भी होता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। आखिर क्या इसका मतलब है क्या? देखो बच्चों, आजकल जो आनुवांशिक बीमारियां हो रही हैं वो जाहिर सी बात है कि जीन में विकृति के कारण होता है, जीन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस होता है, उसी के कारण होता है। तो जिस वजह से जीन में डिस्टर्बेंसेस होता है, उस डिस्टर्बेंसेस को या तो समाप्त किया जाए। कैसे समाप्त होगा? या तो जीन को बदल दिया जाए या तो जीन में सुधार कर दिया जाए। तो ये जो प्रोसेस है ना कि जीन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, उसी को बोला बेटा, जिसके अंतर्गत रखा जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी है। और इसी जीन के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, जीन का जो निर्माण हो रहा है, इसी के द्वारा जीन थेरेपी का इजाद किया गया है। जीन चिकित्सा, जो जीन चिकित्सा होती है, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि जो जीन चिकित्सा होती है, ये दो तरह की बीमारियां होती हैं हमारे। एक होता है बेटा जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, और एक होता है जो होता है नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जो गैर आनुवांशिक और आनुवांशिक। तो गैर आनुवांशिक बीमारियां तो दवा वगैरह खाइए, ऑपरेशन कराइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन आनुवांशिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, वो कहीं ना कहीं जीन में कोई डिस्टर्बेंसेज होने के कारण होता है। तो क्यों ना उस जिस जीन के कारण डिस्टर्बेंसेज हो रहा है, उसको मां के गर्भ में जब एम्ब्रियो पल रहा है उसी समय उस जीन को निकाल दिया जाए। अगर ऐसा पता चल जाए तो जीन को निकाल दिया जाएगा। या ऐसा पता चल जाए कि जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेज हो रहा है, तो बॉडी के अंदर उस सेल के अंदर जाकर उस जीन को चेंज करके दूसरा जीन डाल दिया जाए। तो इस तरह की प्रक्रिया जिसमें अपनाई जाती है उसे बोला जाता है जीन थेरेपी। तो ये जीन चिकित्सा जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। क्लियर हो रहा है बेटा? ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है, जिसमें जीन का सिंथेसिस और यूजिंग किया जाता है। अब देखो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, जो डीएनए वैक्सीन को प्रिपेयर किया जा रहा है, ऐसा वैक्सीन जो डीएनए युक्त हो, जो डीएनए वैक्सीन को बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। करेक्टिंग एंड डिफेक्टिंग जीन, यानी जो डिफेक्ट वाला जीन है, अभी मैंने बताया कि जो जीन डिफेक्टिव है उसको करेक्ट करना और डिफेक्टिव जीन को हटा देना और करेक्ट जीन को उसमें लाके जोड़ देना, ये जिसके द्वारा संभव है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा? एकदम सही हो सकता है बेटा, लेकिन जीन थेरेपी, संदीप भारतीय बेटा, जब जीन थेरेपी की चिकित्सा जब पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगी तो कोई भी आनुवांशिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। डीएनए वैक्सीन एक ऐसा वैक्सीन होता है जिसमें बॉडी के अंदर डीएनए युक्त वैक्सीन, डीएनए युक्त रसायन डाला जाता है, जिससे आपके शरीर के अंदर
रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। आपके शरीर के अंदर अपनी इच्छानुसार जो हम ताकत चाहें, अपनी इच्छानुसार जो चेंजेस करने चाहें वो किया जा सकता है बेटा। ओके, देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रिंसिपल क्या हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी के जो प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं, कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है, एक हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं केमिकली अल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है, यह प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, इनको तैयार करके ताकतवर प्रजाति के डीएनए को लेकर किसी कमजोर प्रजाति के बॉडी में डालकर उसको ताकतवर बनाने की प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है उसे बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की देन है कि आज ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की देन है कि आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार हो रहे हैं। आप सुने होंगे कि ऐसी फसल तैयार हो रही हैं जिनका उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है और उत्पादकता के साथ साथ जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी, मतलब रोग से भी लड़ने की ताकत व्याप्त हो जा रही है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की देन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की देन है कि बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रूएनजेनेसिस, बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन जैसे प्रोडक्ट को तैयार किया गया, फसल को तैयार किया गया जिस पर कोई भी कीट वगैरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। बाद में पता चला कि बैसिलस थ्रूएनजेनेसिस की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे भारत सरकार ने बीटी ब्रिंजल पर बैन लगा दिया है, लेकिन बीटी कॉटन पे बैन नहीं लगाया है। तो ये जिनके द्वारा तैयार होता है वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक पहला प्रिंसिपल है बेटा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। दूसरा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या कहलाता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम एटसेट्रा। देखो बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला रोल किसका था? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और दूसरा जो रोल है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या करता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है और एंजाइम्स बनाया जाता है। एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम जिस इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार होता है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहलाता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म में उसके फिनोटाइप में चेंज किया जाता है, फिनोटाइप का मतलब होता है मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस किए जाते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है और थोड़ा सा ध्यान दें। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें होता क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको अपनी इच्छानुसार जो जीन है उसके साथ जोड़ देते हैं। सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी डिजायर्ड जीन उसके साथ जोड़ देते हैं। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो होस्ट है उस होस्ट में इस आइडेंटिफाइड डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब ये मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, और उनके प्रोजेनी में इसको ट्रांसफर किया जाता है।
ये सारी प्रक्रिया जो की जा रही है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को तैयार करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डीएनए को लेते हैं, डीएनए में एक उस अपनी इच्छानुसार, डीएनए में अपनी इच्छानुसार, ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है कमजोर है और ये दूसरा प्लांट है ताकतवर है, ताकतवर प्लांट का डीएनए निकालते हैं और इसमें हम लोग डालते हैं, तो ये जब इसमें इंसर्ट किया जाएगा तो ये ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ताकतवर हो जाएगा, जिसके द्वारा ये ताकतवर होता है वो होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जो है जो क्रॉप तैयार होगा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार होगा, क्योंकि क्रॉप को अंदर पूरा का पूरा हम लोगों ने चेंजेस कर दिया, इसके फिनोटाइप में चेंजेस हो गया और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। तो ये सारे जितने भी गुण दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव होता है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, देखिए इस बैक्टीरियल डीएनए इसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस कराया गया। और वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड, ये जो है ये वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए ये इनको बोला जाता है प्लाज्मिड, यूज टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है, ध्यान दीजिए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और ई कोलाई होस्ट है। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रक्चर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए थोड़ा ध्यान देना बच्चों, बहुत थोड़ा सा टिपिकल पार्ट आ रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देखो बेटा, इसमें हम दो डीएनए लेते हैं, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये डिजायर डीएनए है जिसका हम लोग चाहिए, और ये जो डीएनए है ये अनडिजायर्ड डीएनए। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये अनडिजायर्ड डीएनए है। अब करना क्या होता है कि ये जो अनडिजायर्ड डीएनए है इसमें डिजायर्ड डीएनए के पीस को जोड़ना है। तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए इसको एक पर्टिकुलर प्लेस से इसको कट करना होता है। तो याद करिएगा कि जिसके द्वारा डीएनए कट होता है, डीएनए कट किया जाता है, उस एंजाइम को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। भूलिएगा मत, जिसके द्वारा क्या हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अरे
कोई नहीं, कोई नहीं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, सब लोग सही हैं, अच्छे हैं। पढ़िए ध्यान से, ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। ये दो तरह के डीएनएज हैं। देखो बेटा, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जब आप पढ़ाई करते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जगहों पे क्लासेस चल रही हैं। तो अगर अलग अलग जगह के लोग, अगर सब लोग पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ने दीजिए अच्छे से। आप लोग भी पढ़िए ईमानदारी से, कहीं एकदम परेशान मत होइए। नोट्स आपको मिल जाएगा, मैं सर को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ क्लासेस तो कर लो मेरे बच्चों, क्लासेस कर लो, पीडीएफ आपको पहुंच जाएगा, एकदम परेशान ना हो। ये क्लास करो, ये क्लास आपको मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है? इस क्लास को ईमानदारी से करो बेटा। एकदम आप लोगों ने फ्लो बदल दिया, फ्लो मत तोड़ो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डीएनए है, ये डीएनए है। तो दो प्रकार के डीएनए हैं, एक अनडिजायर्ड डीएनए है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये अनडिजायर्ड डीएनए है और ये डिजायर्ड डीएनए है। तो डिजायर्ड जो डीएनए है, इसको कट किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए को कट करने वाला कौन सा एंजाइम होता है। तो डीएनए को एक एंजाइम से कट किया जाता है जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं बेटा। ये सीजर होता है, डीएनए को काटने वाली कैंची होती है। तो इस कैंची से इसको काटा गया, काट कर इसके इस पार्ट को अलग कर दिया गया। काट कर इसका इस पार्ट को अलग कर दिया गया और जो कटा हुआ पार्ट है उसको अलग कर दिया गया। इसमें भी कट किया गया और इस पार्ट को अलग कर दिया गया, और जो ये कटा हुआ भाग बचा है इसको अलग कर दिया गया। ये अब देखो बेटा, एक बार और इसको रिपीट करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो तरह के डीएनए लेते हैं। एक डीएनए जो होता है डिजायर्ड होता है और एक डीएनए जो होता है वो अनडिजायर्ड होता है। तो अनडिजायर्ड, इनको दो जगह से कट करते हैं। कट करने वाला एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको याद रखना। अनडिजायर्ड वाले पीस से भी कट करते हैं। अब क्या होता है कि अनडिजायर्ड वाले पीस में ये लाकर डिजायर्ड वाला पीस लाकर जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये डिजायर्ड वाला पीस लाकर जोड़ दिया जाता है। तो ये जो डीएनए बनता है इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को बोलते हैं, ध्यान देना, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एंजाइम को कट करने वाला, एंजाइम को जो कट करता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, और जो डीएनए को जोड़ता है, जो दो डीएनए को जोड़ता है ना, वो डीएनए लाइगेज होता है बेटा। जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है, जोड़ने वाला एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है। ये जोड़ने वाला एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है बेटा। काटने वाला एंजाइम डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। और जब एक डिजायर्ड और एक अनडिजायर्ड डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब देखो बेटा, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है,
ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बेटा ध्यान दीजिएगा, एक बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं। इसे इंसर्ट करते हैं और इस बैक्टीरिया के अंदर ये बहुत तेजी से मैनिपुलेशन करता है। यानी कि जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत तेजी से मैनिपुलेशन करे तो ये एक प्रकार का जो आपको तकनीकी बताई जा रही है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कहलाती है। डीएनए तकनीकी कहलाती है। और इन्हीं बैक्टीरियाज को अलग अलग जीवधारियों के बॉडी में डालकर उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर विकसित किया जाता है, उनको ताकतवर बनाया जाता है, उनको उनके अंदर अपनी इच्छानुसार चेंजेस किए जाते हैं। तो जिस तकनीकी के द्वारा यह संभव होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं बेटा आप लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए सब क्लियर हो गया। चलिए डीएनए आप लोग को ये क्लियर हो गया, गुड। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, ये ई कोलाई होस्ट सेल है। ये ई कोलाई इस्चरिचिया कोलाई होता है, ये बैक्टीरिया है और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ये किसी सेल के अंदर डाला जाता है, ये इस सेल के अंदर इसको डाल दिया गया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। Maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA its progeny. A piece of alien has no the sequence called origin of replication. जहां से हम लोग उसको कट करते हैं वो origin of replication कहलाता है, needed for starting replication, और वहीं से replication start होना शुरू हो जाता है। So it cannot multiply itself in the progeny cell of the organism. Hence, alien DNA is integrated into the recipient genome. It multiplies and inherit along with the host DNA. जब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं तब जाके वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है बेटा, और एक हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। अब देखिए द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, ध्यान देना, यहां ध्यान देना बेटा। The process of joining and inserting a foreign piece of DNA, जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है उसको जोड़ना और इंसर्ट करना, निकालना। A process of joining and inserting a foreign piece of DNA into a host organism to produce new genetic combination is called recombinant DNA technology। वही मैंने बताया है कि वो प्रोसेस जिसमें डीएनए को कट करना, जोड़ना और किसी और दूसरे होस्ट में डाल देना और एक नए डीएनए को तैयार करना, काटने और जोड़ने के बाद डिजायर्ड और अनडिजायर्ड पार्ट को जोड़ने की प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये आपके यूपीएससी में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस किसने किया था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। एक बार और रिपीट करता हूं, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसे स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लियर हो गया, किसने खोजा था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने खोजा था।
दे आइसोलेट एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन from a plasmid of Salmonella typhimurium. It is linked with a plasmid vector and transferred into E. coli. As a result, the gene was expressed and multiplied into E. coli. ये देखिए साल्मोनेला टाइफिमोरियम जो जिससे टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी जिसको बोलते हैं, ये है, इसमें इसको इंसर्ट किया गया। अब आते हैं बेटा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो अभी मैंने आपको बताया है उसके कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ध्यान दीजिए। टूल्स मतलब होता है उपकरण, कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। हाँ बेटा, आल्सो नोन एज जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग नहीं कह सकते हैं, कह भी सकते हैं जीन एडिटिंग, क्योंकि वो एडिट ही किया जाता है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया जीन एडिटिंग की तकनीकी अनीत कुमार पंकज एक विकसित किया गया है, क्रिस्पर Cas9। वो मैं बताऊंगा, क्रिस्पर Cas9 के द्वारा वो एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसे विकसित किया गया है। नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा दीपू विश्वकर्मा, मैं रुपेंद्र सर को पीडीएफ दे दूंगा, जो बना हुआ मेरा अपना पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, हमें समझिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझिए, आप लोग को सब बेहतर हो जाएगा बेटा। जी जी जी, पैलिंड्रोमिक। जी ओके। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटा, इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इधर उधर की बातें करने के बजाय क्लास पर ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं फिर कमेंट देखना कल से बंद कर दूंगा और डायरेक्ट आके सिर्फ क्लास लेता रहूँगा, ठीक है। मैं कल से कमेंट नहीं देखूंगा आप लोगों का, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए नहीं तो। ये देखिए, ये कैंची बनी हुई है, डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब होता है जो कट करता है, किसको, डीएनए को जो कट करता है उसे मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए, जिस स्थान पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उनको अलग अलग, देखिए ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है और ये एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस है। ये पीबीआर 322 में हो रहा है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये क्लोनिंग वेक्टर बनाते हैं। ये क्या है, ये क्लोनिंग वेक्टर है। और ये कॉम्पिटेंट होस्ट, अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, ई कोलाई होस्ट है। अब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जिस सेल में जुड़ते हैं उसे कॉम्पिटेंट होस्ट के नाम से जाना जाता है। ये टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, इनको ध्यान दीजिएगा। इसको कट किया गया, दीज आर द एंजाइम विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इनटू फ्रेगमेंट्स। कट किया गया, दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। उसे हम क्या कहते हैं, उस एंजाइम को कहा जाता है न्यूक्लियेजेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कहा जाता है। इससे इसको कट किया गया, कट एक स्पेसिफिक साइट पे कट किया गया। 1963 two enzyme responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One enzyme added methyl group of DNA, the other restriction endonuclease। देखिए मैंने बताया ना आपको कि वो जिसको जो होता है वो कौन सा होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करता है, और दूसरा जो है वो डीएनए लाइगेज होता है जो उसको जोड़ता है। ठीक है। फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस। देखिए ई कोलाई, ई को आर आई का मतलब क्या होता है, ई मतलब जीनस, इश्चरिचिया बोलते हैं, को मतलब स्पीसीज कोलाई, आर स्ट्रेन होता है, और आई जो है रोमन नंबर है, द ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेट फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ई को आर आई इसका मतलब होता है इश्चरिचिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, second two letter indicate species of the prokaryotic cell from which they are isolated. Example E. coli comes from E. coli RY13। ये यूपीएससी के लाइन है, याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा जा सकता है ये चीज। अब आप लोगों से एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल आप लोग को पता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? जरा कोई हमें बताए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। टेल मी व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। देखो बेटा, सेल टू टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनिल्स नहीं रखता, जो अपने पास पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं रखता, यानी ना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही उसमें गोल्गी बॉडीज होते हैं, ये सब नहीं प्रेजेंट, ये सब नहीं होते हैं, तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। क्या प्रेजेंट होता है उसमें? डीएनए जैसी संरचना होती है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, मीसोसोम्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो भी 70S टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो प्रोकैरियोटिक की चर्चा हुई है तो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बता दिया। और यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड सेल होता है बेटा, जिसमें कंप्लीट सेल ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी जो ये सब के सब उसमें पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यूकैरियोट जो होता है ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो बॉडी होता है वो यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनकी बॉडी जो होती है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है। क्लियर? तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई बॉडी जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है बेटा, यहां डिस्कस किया गया इसलिए मैंने आपको बताया। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा जिसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ द डीएनए। डीएनए के एंड में, डीएनए के अंत में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या हुआ? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये जो डीएनए के एंड्स में जो रिमूव करते हैं डीएनए के एंड्स में न्यूक्लियोटाइड को, उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं बेटा। दूसरा है एंडोन्यूक्लियस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस जो है दे कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। डीएनए के एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जब कट किया जाता है तो एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किया जाता है। बहुत बेसिक डिफरेंस है बेटा। डीएनए के अंत वाले जो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड को जब हम कट करते हैं
तो वो एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा करते हैं, और जब डीएनए के स्पेसिफिक साइट्स पर जब हम कट करते हैं तो एंडोन्यूक्लियस के द्वारा करते हैं बेटा। और दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए एंड कट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स। ये जुड़ता भी है स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, 2 जगह कट होता है तो जुड़ता भी है स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, ये एंडोन्यूक्लियस। और जोड़ने वाला एंजाइम जो होता है वो लाइगेज होता है बेटा। जोड़ने वाला एंजाइम कौन होता है? लाइगेज होता है। रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस होता है, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। It is a sequence of base pairs that read the same on 2 strands, 5-3-3-5- डायरेक्शन। जैसे देखिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? आप इधर से पढ़ेंगे डीएनए को, डीएनए का ये गुएनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन 5' to 3' बना हुआ है। तो जब इसका उल्टा 3' to 5' पढ़ेंगे तो इसका उल्टा आना चाहिए, CTTAAG। देखिए इसका ठीक उल्टा आ रहा है। दिस इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है, इसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और जो डीएनए को जोड़ता है, 2 स्ट्रैंड्स को जो जोड़ता है उसे लाइगेज, डीएनए लाइगेज बोलते हैं। स्टिकी इंड्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड with their complementary cut counterparts, this stickiness facilitates action of DNA ligase। जब 2 कटे हुए डीएनए को जिसके द्वारा जोड़ा जाता है उसे डीएनए लाइगेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। अब जो है बेटा, इसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है, अच्छा टाइम हो गया, क्लोनिंग और स्टेम सेल। क्लोनिंग और स्टेम सेल आप लोग को कल जो है मैं क्लोन क्या होता है, स्टेम सेल क्या होता है और जीन एडिटिंग क्या होती है, जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। आज आपको एक बेसिक बातें बताई गई कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें बेसिक कौन कौन सी बातें जाननी जरूरी हैं, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, ये सब होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी कर्ड या विनेगर वगैरह ये सब बनाते हैं, तो किस प्रोसेस के द्वारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं वो क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। इसके आगे बेटा हम लोग कल क्लोनिंग क्या होता है, स्टेम सेल क्या होता है, जीन एडिटिंग क्या होता है और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आशा करते हैं जो भी पढ़ाया गया हो आप सबको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।